हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की तैयारी। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर का हमारा आई थिंक तीसरा सेट है ना। 100 क्वेश्चन का हम 2 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन हम कंप्यूटर से रिलेटेड कर चुके हैं। आज कंप्यूटर की थ्योरी क्लास भी आई थी तो वो भी आप लोग देख लेना, फर्स्ट क्लास थी और आपसे रोज़ क्लासेस रहेंगी कंप्यूटर की भी। तो आपको क्या है, आपको सारा जो आपका बेसिक है वो क्लियर होता जाएगा और साथ ही साथ हम एमसीक्यू भी लगाते जाएंगे ताकि आपको नॉलेज में रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पे, किस टाइप की थ्योरी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, टॉपिक्स पर, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी माप की इकाइयों का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है। मतलब ऐसी कौन सी इकाई है जिनका प्रयोग कंप्यूटर की इकाइयों का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है। कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं कंप्यूटर की, तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। तो ये सारी ही होती है। तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा है कि सबसे छोटी माप कौन सी है, बड़ी माप कौन सी है, उन्होंने ये पूछा है कि कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं। तो ये सारी ही होती हैं, तो इसका ई आ जाएगा। ठीक है, अगला है, डेटा प्रोसेसिंग चक्र में सम्मिलित होता है। डेटा प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो अपन देखते हैं। सेकंड का आ जाएगा आपका बी, इनपुट चक्र, आउटपुट चक्र और प्रोसेसिंग चक्र, यानी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। ठीक है, ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, चक्र तीनों ही होते हैं। इसके बाद देखेंगे, इनपुट आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा रूपांतरित यानी चेंज किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका थर्ड का ई, सीपीयू के द्वारा। दिख नहीं रहा है नीचे, देखो, सीपीयू के द्वारा, सीपीयू। ठीक है, ये क्या करता है, आपके इनपुट, आप जो भी एंटर करते हो कंप्यूटर में डेटा, उसको प्रोसेस कराकर वो आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रोसेसर की क्लॉक दर खालिस्तान में मापी जाती है। एक प्रोसेसर की क्लॉक दर जो है वो किस में मापी जाती है, तो इसका आ जाएगा आपका मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में। किस में, मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, एक प्रोसेसर की दर को। ओके, अगला देखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की ही बात हो रही है यहाँ पर। सीपीयू किसका उदाहरण है, सीपीयू एक क्या है, ये आपको बताना है। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा आपका ई, एक हार्डवेयर। ठीक है, एक हार्डवेयर का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा की गई सभी तर्क और गणितीय गणना कहाँ होती है। तो ये कहाँ पर होती है, जितनी भी आप मैथ्स के जो भी मैथ सॉल्विंग होती है, जो भी गणनाओं से संबंधित होता है, वो कंप्यूटर में कहाँ पर होता है, तो इसका आ जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही सीपीयू में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है। यांत्रिक कैलकुलेटर की बात हो रही है, तो आपका पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है, तो 7वें का आ जाएगा आपका ए, अबेकस। क्या है, अबेकस। देखा होगा सभी ने, है ना, अबेकस तो सभी ने देखा होगा, आई थिंक सो। अबेकस होता है ना, ऐसी एक होता है, इसकी ऐसी लाइंस होती हैं जिसमें बीड्स होते हैं, इनको कैलकुलेट किया जाता है ना। ये अबेकस हमारी स्लेट में होता था, बचपन में हम लोग स्लेट में देखते थे, है ना। स्लेट में मोती होते थे, हम लोग काउंट करते थे, 9, 8, 7 ऐसे करके पूरे होते थे, है ना। तो वो अबेकस होता है कैलकुलेटर, यांत्रिक कैलकुलेटर। इसके बाद देखेंगे 8वें का, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूनिट डेटा को दर्शाने के लिए बीट्स के सेट का उपयोग करता है। बीट्स के सेट का उपयोग कौन करता है यूनिट डेटा को दर्शाने के लिए, तो आपका 8वें का हो जाएगा सी, अबेकस। इसी की अभी बात हो रही थी, राइट, है ना। बीट्स के सेट में बीट्स होते हैं ना, मोती मैंने बताया था बीट्स होते हैं उसमें, तो उनसे अपन कैलकुलेट करते हैं। आगे देखेंगे, रैप्डोलॉजिया तकनीक डैश में प्रस्तावित की गई थी, जिसका उपयोग गणना के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो स्कूल मिला के ये पूछा है आपको, रैप्डोलॉजिया तकनीक कब प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, तो 9th का क्या आ जाएगा आपका ए, 1617 में। कब, 1617 में रैप्डोलॉजिया कब किया था, 1617 में। नेक्स्ट है, विंडोज़ डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को खालिस्तान द्वारा दर्शाया जाता है। विंडो डेस्कटॉप जो होती है पर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो 10 का हो जाएगा आपका डी, आइकन्स के द्वारा। हमारे मोबाइल में भी होते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप का ऐसा कुछ रहता है, ऐसा एक फ़ोन बना रहता है उसमें, है ना। और हमारे इंस्टाग्राम का में कुछ ऐसा कुछ होता है, तो ये आइकन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर डेस्कटॉप पर होते हैं, इन्हें आइकन्स बोला जाता है।
डेस्कटॉप पर एक छोटे से तीर या निमिष प्रतीक को क्या कहते हैं? एक छोटा सा तीर चलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? 11th का वो हो जाएगा कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। ऐसा होता है ना एरो जैसा ब्लिंक करता रहता है जो, है ना, ऐसे कर्सर कहते हैं। ये जहाँ पे होता है वहीं से आपकी टाइपिंग शुरू होती है। अगला है विंडो का पूरा नाम क्या है? विंडोज़ का पूरा नाम क्या होता है? तो इसमें आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ओके। वर्तमान में सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा है? वर्तमान में सबसे नवीनतम संस्करण कौन सी विंडो है? तो 13 का आ जाएगा आपका सी, विंडो 10। कौन सा? विंडो 10 ये नवीनतम है, सबसे न्यू। ओके। विंडो 10। अब देखेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माता कौन है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माता कौन है? तो ये आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया था। ठीक है। इसके बाद विंडोज़ के प्रमुख संस्करणों में से कौन सा संस्करण 32 बिट और 64 बिट दोनों आर्किटेक्चर में उपलब्ध है? 32 बिट में भी है और 64 बिट में भी है, दोनों के आर्किटेक्चर में उपलब्ध है। वो कौन सा है? तो ये आपको बताना है 15 का आ जाएगा आपका सी, विंडो 10, क्योंकि ये नवीनतम संस्करण है इसमें, इसलिए इसमें 32 बिट भी है और 64 बिट भी है। ठीक है, आगे चलें। विंडोज़ में टास्क मैनेजर कैसे खोला जाता है? टास्क मैनेजर ये पूछा है आपसे। तो 16 का हो जाएगा आपका बी। ये शॉर्ट की जो है वो याद कर लेना, पता है। 16 का बी आ जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। एस्केप बटन दबाकर तीनों को आप एक साथ प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। ओके। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। इसके बाद देखेंगे हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? हेल्प बटन जो होता है वो किस बटन पर, सॉरी हेल्प मेन्यू पूछा है, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो ये आपको देखना है 17 का आ जाएगा बी, स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन आप जैसे ही क्लिक करते हो उस पर तो आपको वहाँ पर हेल्प बटन मिल जाएगा, हेल्प मेन्यू। ठीक है, वहीं पर होता है अवेलेबल। इसके बाद तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध होता है? डेट एंड टाइम डेस्कटॉप पर कहाँ होता है? तो ये आपको बताना है 18 का। तो ये हो जाएगा आपका डी, टास्क बार में। कहाँ पर? टास्क बार में। टास्क बार में ध्यान रखना, टास्क बार में आपकी डेस्क समय और डेट दोनों होते हैं टास्क बार में। ऐसे याद रख लेना, टास्क दिया जाता है ना आपको, कोई भी टास्क दिया जाता है तो बोलते थे ना इतने समय में तुमको कंप्लीट करना है, इतनी डेट इतने टाइम में तुमको कंप्लीट करना है। टास्क देते हैं ना, इसकी लिमिटेशंस होती है ना, इतने टाइम में करना है। तो ऐसे याद रख लेना, टास्क बार, डेट एंड टाइम, ये दोनों से रिलेटेड है ना। और अच्छा, और हेल्प मेन्यू का कैसे याद रखोगे भाई? हेल्प मेन्यू कहाँ होती है? अच्छा, आपको कोई हेल्प चाहिए होती है ना, तो आप स्टार्टिंग में ही आप हेल्प अगर ले लेते हो तो आपको रास्ता इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर हेल्प मिल जाएगी, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है ना, तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही हेल्प होती है, ऐसे याद कर लेना। अगला देखेंगे डिवाइस का प्रकार जो एक कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए अनुमति देता है। फिर से पढ़ो, डिवाइस का प्रकार जो कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को कंपोनेंट और क्षमताओं को जोड़ने की अनुमति देता है। कोई भी कंपोनेंट और क्षमताओं को जोड़ने की परमिशन कौन देता है कंप्यूटर सिस्टम में? तो वो क्या कहलाता है आपका 19 का ई हो जाएगा एक्सपेंशन स्लॉट्स। क्या हो जाएंगे? एक्सपेंशन स्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, 19 का एक्सपेंशन स्लॉट्स हो जाएंगे। इसके बाद EPROM आमतौर पर खालिस्तान का उपयोग कर मिटाया जाता है। ठीक है, EPROM रोम से रिलेटेड है, आमतौर पर खालिस्तान का उपयोग करके मिटाया जाता है। तो किसके प्रयोग से? रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है ना। इसको आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, इसमें लिख नहीं सकते हो, इसको मिटा नहीं सकते, लेकिन किसके प्रयोग से इसको मिटाया जा सकता है? तो 20 का आ जाएगा आपका ए, परावैंगनी किरणों द्वारा। नॉर्मली नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन आप UV रेस से इसको मिटा सकते हो उसकी हेल्प से। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर ही जाना पड़ेगा हमें। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 21 का निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइल को संदर्भित करता है? सिस्टम फाइल को इनमें से कौन संदर्भित करता है? तो 21 का आ जाएगा आपका CSYS। ठीक है, .sys ये सिस्टम एक्सटेंशन सिस्टम फाइल को
संदर्भित करता है, सिस्टम फाइल को .sys संदर्भित करता है। ऐसे याद रख लेना। देखो सिस्टम का भी कैसे लिखते हो आप, SYSTEM सिस्टम, है ना। तो इसमें भी SYS स्टार्टिंग में ही है, तो ऐसे याद कर लेना, इसको अलग से थोड़ी ना कुछ है ना। पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो 22 का आपका आ जाएगा ए, मल्टीटास्किंग सिस्टम। क्या आ जाएगा, मल्टीटास्किंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग सिस्टम, ठीक है। टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। टाइम शेयरिंग मल्टीटास्क, जब आपके पास मल्टीटास्क होता है तो टाइम को मतलब टाइम शेयरिंग ना करके आप काम शेयरिंग कर लो भैया, है ना। ट्रिक बनानी है तो ऐसा करना पड़ेगा, टाइम शेयरिंग को काम शेयरिंग बना लो। कि मल्टीटास्क जब होती है तो आप काम को शेयर कर लेते हो कि भैया ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग को आप काम शेयरिंग बना लो मल्टीटास्क के टाइम पर। जब मल्टीटास्क यानी बहुत सारे काम एक साथ, जैसे दिवाली पे करने होते हैं, खाना भी बनाना है, घर की सफाई भी करनी है और बहुत सारे काम होते हैं, तो आप काम को शेयर कर लेते हो ना, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, है ना, थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। तो वैसे ही आप उसमें कर लेना, ठीक है। टाइम शेयरिंग ना करके काम शेयरिंग में मल्टीटास्क सिस्टम में होता है। अगला देखेंगे, इंटरनेट का उपयोग करने की वह विधि कौन सी है जिसमें एक फ़ोन लाइन की आवश्यकता है लेकिन डायल अप तुलना में अधिक तेज गति प्रदान करती है, ठीक है। इंटरनेट का उपयोग करने की वह कौन सी विधि है जिसमें एक फ़ोन लाइन की आवश्यकता है, एक फ़ोन लाइन की, लेकिन डायल अप तुलना में तेज गति प्रदान करती है। आवश्यकता है एक लाइन की लेकिन डायल अप तेज गति में प्रदान करती है, तो वो कौन सी है, कौन सा तरीका है इंटरनेट का, तो 23 का आ जाएगा डी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, DSL होते हैं ना, इंटरनेट से रिलेटेड होता है DSL, जिसमें एक लाइन में ही और डायल अप बहुत तेज़ी में प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगला है हमारा 24 का, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी TCP का उपयोग करती है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ पर आपको अलग से ऑप्शन दिए हैं 2, 3 और 5, या 1, 2 या 1, 2, 4 या 1, 3, 4। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है 24 का, 2, 3 और 5, ये बी वाला 2, 3 और 5। तो 2 क्या है SMTP, तीसरा है STTP और 5th नंबर का कौन सा है FTP, ठीक है। ये कौन सा, ये वाला SMTP, HTTP और FTP, ये क्या है आपकी TCP का उपयोग करते हैं। अगला है, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में जुड़े हुए ग्राहकों को IP एड्रेस पन्ने प्रदान करता है, IP एड्रेस कौन सा प्रोटोकॉल प्रदान करता है, तो 25 का आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर ए, DHCP। कौन है, DHCP जो है ग्राहक को IP एड्रेस प्रदान करता है, ठीक है। आप इंटरनेट जब यूज़ करते हो तो आपको एक IP एड्रेस प्रदान किया जाता है जो यूनिक बनाता है आपके प्रोटोकॉल, मतलब आपके जो सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हो, है ना। आप जैसे कहीं पर साइबर क्राइम होता है तो जो साइबर जो पुलिस है वो कैसे पता लगाती है IP एड्रेस से, कि कौन से कहाँ पर, वो आपका पूरा डेटा बायोडेटा निकाल लेगी। आप भले ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर फर्जीवाड़ा करो, कुछ भी करो, वो कहाँ से पहुँचती है IP एड्रेस के थ्रू पूरी डिटेल निकाल लेती है ना। तो DHCP, ठीक है, DHCP इसका ऑप्शन हो जाएगा जो ग्राहक को IP एड्रेस प्रदान करता है, ठीक है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके लिए उपयोग होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो किसके लिए उपयोग होता है, तो ये तो मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया था, कल क्यों, आज ही तो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को 12 बजे ना, फर्स्ट क्लास में ही इसका था। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका करता है 26 का क्या है बी आ जाएगा, डेटा एंट्री करने, गणना करने और विजुलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये अपन ने आज ही तो पढ़ा था। रो और कॉलम्स होते हैं जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेटा इकट्ठा करके रख सकते हो, सभी पढ़ा था अपन ने उसमें, ठीक है। ज़रूर से देखना, आप लोग कंप्यूटर की क्लास है ना। डैश एक निजी पत्रिका है जो जनता के उपयोग के लिए वेब पर पोस्ट किया जाता है, वो क्या है, एक निजी पत्रिका है कोई चीज़ इनमें से जिससे जनता के उपयोग के लिए वेब पर पोस्ट किया जाता है, तो 27 का इसमें हो जाएगा ए, ब्लॉग। लोग ब्लॉगिंग करते हैं, देखा होगा, ठीक है। अच्छा, ब्लॉग और ब्लॉग अलग अलग चीज़ होती है, BLOG अलग हो जाता है और VLOG अलग हो जाता है। VLOG में क्या हो जाता है, आपका जो यूट्यूब पर लोग ब्लॉग बनाते हैं वो अलग चीज़ है और ब्लॉग अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर क्या है, पोस्ट किया जाता है, जैसे कोई स्टोरी बनाकर पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी जीवनी लिख रहा है, एक ब्लॉगिंग वो अलग चीज़ हो जाती है ना, निजी पत्रिका जैसी होती है, इसमें लिख कर आप ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है।
इसके हाँ, नेक्स्ट देखेंगे 27 का, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा किया गया था? तो 28 का इसमें क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। 28 का बी जो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, और ये देख लेना ये भी क्लास में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विंडोज़ 98 कूट नाम मेम्फिस कब विकसित किया गया? विंडोज़ 98 कब विकसित किया गया? तो 29 कहा जाएगा आपका बी। 1998 कब आ जाएगा? 1998। विंडोज़ 98 1998 तो एक जैसा हो रहा है। 1998 और विंडोज़ 98 दोनों एक जैसे हैं, तो याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30। आ गया सब्जी वाला, देखो डेली आता है ये वीडियो में बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 30 का, डैश वह है जब अधिक बिजली खपत वाले घटक जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव को निष्क्रिय किया जाता है। 30 का क्या हो जाएगा? इसमें सी आ जाएगा, स्टैंड बाय मोड। क्या आ जाएगा? स्टैंड बाय मोड। स्टैंड बाय मोड वह है जब अधिक बिजली खपत वाले घटक जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव को निष्क्रिय किया जाता है। ठीक है, मॉनिटर को और हार्ड ड्राइव को थोड़ी निष्क्रिय कर दिया जाता है जबकि बिजली खपत ज़्यादा हो जाती है। इसको स्टैंड बाय मोड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विंडोज़ डेस्कटॉप में विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? विंडोज़ डेस्कटॉप में विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो 31 का क्या आ जाएगा? इसमें डी आपके आइकन के द्वारा। ठीक है, आइकन के द्वारा दर्शाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, है ना, आइकन्स के द्वारा। एक छोटा सा तीर या डेस्कटॉप पर निमिष प्रतीक को क्या कहते हैं? ये तो पहले पढ़ लिया शायद से, अभी है रिपीट हो रहे हैं शायद क्वेश्चन। कर्सर था। अगला देखेंगे हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? ये भी हमने देख लिया था, स्टार्ट पर होता है। दिनांक और समय कहाँ होता है? ये भी आपका देख लिया था हमने। कहाँ पे देखा था? टेक्स्ट कहाँ पे देखा था? ये हमने टास्क बार, है ना, टास्क बार देखा था। अगला है निम्न में से क्या स्क्रीन के बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है? हाँ, ये नहीं किया था बनने। निम्न में से क्या स्क्रीन के बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है? 35 का इसमें क्या आ जाएगा? बी आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मेन्यू का भाग। मेन्यू का भाग इनमें से क्या है? तो 36 का आ जाएगा आपका यूज़र इंटरफेस। मेन्यू का भाग क्या है? यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अगला देखेंगे डिलीट किए गए आइकन्स रिसाइकल बिन में रहते हैं जब तक, कब तक रहते हैं? 37 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा इसमें, आप उसे खाली ना कर दें। ऐसा है क्या? जब तक आप उसे खाली ना करते रिसाइकल बिन में रहता है। आपने जैसे कोई कुछ भी चीज़ डिलीट की, कोई फाइल डिलीट की, तो वो रिसाइकल बिन में रहेगी। कि मान लो हो सकता है आपसे गलती से हो गया और अब आप उसे वापस चाहते हो, पछताओ अपने किए पर, तो वापस ला सकते हो, तो रिसाइकल बिन में। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको वापस लेके आ सकते हो। अगर वहाँ से भी खाली कर दिया तो फिर तो गया आपका फाइल, फिर नहीं आता वापस। अगला है 38 डैश फाइल फोल्डर और कंप्यूटर के डिवाइस को दर्शाता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइल अनुक्रम द्वारा नेविगेट करने के लिए आसानी होती है। तो 38 का इसमें क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, माय कंप्यूटर। ठीक है, माय कंप्यूटर फाइल फोल्डर और कंप्यूटर के डिवाइस को दर्शाता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनुक्रम कर नेविगेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे 39 का, कंप्यूटर को पुनः शुरू करने के लिए निम्नलिखित की युग्म उपयोग किए जाते हैं। पुनः शुरू करने के लिए क्या हो जाएगा इसमें? 39 का आपका ई हो जाएगा, कंट्रोल एल्ट प्लस डेल। ठीक है, कंट्रोल एल्ट प्लस डेल, ये आप बटन प्रेस करेंगे साथ में तो क्या होगा? कंप्यूटर पुनः शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला है TXT फाइल में बनाई जा सकती है। टेक्स्ट फाइल में बनाई जा सकती है किस में? तो 40 का आपका आ जाएगा डी। ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों। ए और बी क्या है? नोटपैड और विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ठीक है, विंडोज़ और मीडिया प्लेयर दोनों में ही क्या हो जाएगा आपका? नोटपैड और विंडो मीडिया प्लेयर में टेक्स्ट फाइल में बनाई जा सकती है। ठीक है,
अगला है 41, निम्नलिखित में से क्या एक विंडोज़ का आकार घटाने में पहला कदम है? क्या है जो विंडोज़ के आकार को घटाने में पहला कदम है? तो 41 का आपका आ जाएगा सी, किसी भी कोने या सीमा को पॉइंट करना। किसी भी कोने या सीमा को पॉइंट करना। हम जब कहीं पॉइंट करेंगे तब तो कुछ होगा भैया, है ना। सी है, सॉरी, सी, किसी भी कोने या सीमा को पॉइंट करना। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या विंडोज़ का आकार घटाने या बढ़ाने का पहला कदम है? उसको हम पहले पॉइंट करेंगे, फिर उसको जूम कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जो भी है ना, पहले उसको पॉइंट करना होगा, ये पहला कदम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 42 का देखेंगे। खालिस्तान एक इकाई के रूप में सुरक्षित जानकारी का संग्रह है। क्या है जहाँ पर हमारी जानकारी सुरक्षित रहती है? तो 42 का आपका आ जाएगा फाइल। क्या आ जाएगा? फाइल। फाइल एक इकाई के रूप में सुरक्षित जानकारी का संग्रह है। हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं फाइल के रूप में संग्रहित रहती हैं और फाइल फिर फोल्डर्स में आ जाती हैं, है ना। अगला देखेंगे, डैश विशेष रूप से डिज़ाइन कंप्यूटर चिप्स है जो अन्य उपकरणों में उपयोग की जाती है, जैसा कि अपनी कार या इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्ट के रूप में। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको आपको 43 का हो जाएगा बी, एम्बेडेड कंप्यूटर। ये पिछले वाले सेट में भी हमने किया था, है ना, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। अगला पेज पर चलते हैं, 44। हाँ, प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स है। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स क्या है? 44 का क्या आ जाएगा आपका? डी। 44 का डी क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स है, कहीं पर नहीं होती है, न रिजल्ट में, न डेटा में, न प्रोग्राम्स में। अगला है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा कितनी तेज़ी से लाया जाता है, इसके लिए किस टर्म का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करने से पता चलता है एक डेटा को कितनी तेज़ी से लाया जा सकता है? तो 45 का आ जाएगा बी, बिट्स पर सेकंड। क्या आ जाएगा? बिट्स। सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 46 का, निम्नलिखित में से कौन सी टर्म लिंक का संग्रह है करने के लिए संबंधित इंटरनेट से परस्पर नेटवर्क बनाता है? फिर से पढ़ो, समझ में नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सी टर्म लिंक का संग्रह करने के लिए संबंधित इंटरनेट से परस्पर नेटवर्क बनाता है? इंटरनेट से परस्पर नेटवर्क कौन बनाता है लिंक के संग्रह करने के लिए? तो 46 का आपका आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी विकल्प सारे आ जाएंगे इसमें। कौन आ जाएगा? www वेब भी आ जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब भी आ जाएगा। ये एक ही तो है सारे, www यही तो है। www का फुल फॉर्म ही है वर्ल्ड वाइड वेब, सारे तो आ जाएगा इसमें। ठीक है, और वाइड एरिया वेब सारे ही आ जाएंगे। अगला देखेंगे, अगला देखते हैं हम, आपका पास्कलाइन किस प्रकार की मशीन है? पास्कलाइन जो होती है वो किस प्रकार की मशीन है? तो ये आ जाएगी आपकी अंकगणितीय मशीन। ठीक है, पास्कलाइन आपकी अंकगणितीय मशीन है। नेक्स्ट है, पहली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में खालिस्तान निहित है। तो 48 का इसमें आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वाल्व। पहली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक वाल्व होती है। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा टर्म इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं के विक्रय के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये आपका आ जाएगा कौन सा? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को ई में ही रखा हुआ है, 49 का ई। ठीक है, ओके, आगे चलें। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के उपकरण एक कंप्यूटर प्रणाली के घटकों और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति देता है? तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर ई, एक्सपेंशन स्लॉट। क्या आ जाएगा? एक्सपेंशन स्लॉट। ये फिर रिपीट हुआ। ई रोम आमतौर पर किसके उपयोग द्वारा मिट जाता है? अभी देखा था, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार सिस्टम फाइल में संदर्भित होता है? कौन सा विस्तार सिस्टम फाइल में संदर्भित होता है? तो हमने ये भी शायद से देख लिया था, है ना। 52 का CSYS सिस्टम, SYS मैंने स्पेलिंग भी आपको बताई थी लिख के। रिपीट हो रहा है शायद से क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलो हमारा प्रैक्टिस भी हो रही है। टर्म टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है? तो ये भी मैंने बताया था कि आपको, मल्टीटास्किंग है, हम करते हैं बहुत सारे काम, तो हम टाइम शेयरिंग की जगह काम शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रेस कीजिए
डैश फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, मतलब फाइंड डायलॉग बॉक्स हमको खोलना है ना, किसी चीज़ को सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, फिर वो बॉक्स खुल जाएगा जिसमें हम टाइप करके ढूंढ सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा आपका 54 का आ जाएगा आपका ए, Ctrl+F। आप Ctrl+F जैसे ही प्रेस करोगे ना तो एक आपके सामने क्या आ जाएगा, एक डायलिंग बॉक्स आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप कुछ भी टाइप करके एंटर मार सकते हो तो वो चीज़ खुल के आ जाएगी आपके सामने, सर्च हो जाएगी। ठीक है। आप कैसे MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फ़ॉन्ट साइज टूल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फ़ॉन्ट साइज टूल का उपयोग कर सकते हो। कौन सी शॉर्ट की से आप जो है कहाँ पर पहुँच सकते हो, साइज टूल, फ़ॉन्ट साइज टूल तक पहुँच सकते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 55 का आ जाएगा D, Ctrl+Shift+P। क्या आ जाएगा, Ctrl+Shift+P। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, सब ध्यान देना है। कहाँ पे पहुँचोगे आप, MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फ़ॉन्ट साइज टूल का उपयोग कर सकते हो Ctrl+Shift+P के द्वारा। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। इंटरनेट कनेक्टिविटी से कौन संबंधित है, तो 56 का आ जाएगा आपका D, उपयुक्त दोनों A और B। उपयुक्त दोनों A और B। A क्या है, IP, और आपका B कौन सा है, TCP। दोनों ही इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित हैं। ठीक है। इसके बाद विजुअल फॉक्स प्रो क्या है, विजुअल फॉक्स प्रो क्या है, तो 57 का आपका आ जाएगा C, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका फॉक्स प्रो। ठीक है। अगला है, स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को क्या बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है C, रूट डायरेक्टरी। ठीक है, रूट डायरेक्टरी। अगला है, कैप्स लॉक्स नम लॉक किस नाम से जाने जाते हैं, इनको किन नामों से, कैप्स लॉक जो बटन दबा देते हैं तो सारे कैपिटल में आ जाते हैं आपके, नम लॉक यानी नंबर्स खुल जाते हैं, नंबर्स वाली जो बटन्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, दोनों ही चीज़ें। तो इनको कौन सी कीज़ बोलते हैं, इनको बोला जाता है B, आपका टॉगल की। टॉगल की 59 का B, टॉगल की बोला जाता है इनको। इसके बाद अगला है, कंप्यूटर सूचना की छोटी सी यूनिट को भी समझ सकता है। कंप्यूटर सूचना की छोटी सी यूनिट को भी समझ सकता है तथा उसे प्रोसेस करता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं। आपके 60 का क्या हो जाएगा, C, आपका बिट। ठीक है, बिट हो जाएगा। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, ऐसे चलता रहता है। अगला है 61 का, एक सामान्य टर्म परिधीय उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। एक सामान्य टर्म परिधीय उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो 61 का आपका आ जाएगा A, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम जोड़ता है। कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, टर्म परिधीय उपकरण। ठीक है। अब आता है, कौन सा डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर को से स्पष्ट करता है। कौन सा डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर स्पष्ट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं। 62 का आपका आ जाएगा D, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर। ओके, डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर स्पष्ट करता है, उसे प्रोसेसर कहते हैं। अगला आ जाएगा, 2 या 2 से अधिक निर्देशों के एक साथ निष्पादन को कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक आपने एक साथ उसको निर्देश दिए तो उसके निष्पादन को, उसको क्या बोला जाएगा, प्रोसेस को। तो 63 का आपका आ जाएगा C, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोसेसर डेटा पाथ की बिट्स में मापा जाता है, इनमें से कौन सा डेटा पाथ सामान्यतः सामान्य डेटा पाथ है। जो बिट्स होती है ना, बैंडविड्थ जिसे बोलते हैं, वो इनमें से कौन सी बिट सामान्य पाथ मतलब माना जाता है, सामान्य माना जाता है जिसकी बिट्स। तो ये कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स, इसको सामान्य माना जाता है। 8 बिट्स मिलकर क्या बनाती है, 8 बाइट्स बनाती, 1 बाइट बनाती है, सॉरी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी के स्टोरेज का प्रकार आपके कंप्यूटर पर परिवर्तित नहीं होता।
कौन सा मेमोरी स्टोरेज है जो आपके कंप्यूटर पर नहीं परिवर्तित हो सकता है, जो है सो रहेगा एज इट इज़, तो वो क्या आ जाएगा आपका ROM, रोम आ जाएगा। ठीक है, रोम को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, जो है तो वही रहेगा। अगला है फिर हमारा 66 का देखेंगे। डिस्क के स्टोर डेटा का प्रयोग से पहले यह ज़रूरी होना चाहिए। डिस्क के स्टोर डेटा के प्रयोग से पहले यह ज़रूरी होना चाहिए। क्या ज़रूरी होना चाहिए? तो 66 का आ जाएगा आपका ए, फॉर्मेटेड। क्या आ जाएगा? फॉर्मेटेड। ठीक है, अगला देखेंगे हम 67 का। एक वास्तविक ASCII कोड खालिस्तान बिट का प्रत्येक बाइट में प्रयोग करता है तथा अंतिम बिट का प्रयोग एरर की जांच करने के लिए आरक्षित करता है। तो ये क्या कहा जाता है? इसको कितने बिट्स का होता है? तो 67 का आपका आ जाएगा आंसर D, 8। ठीक है, ये सामान्य माना जाता है, नॉर्मल 8 बिट्स को, 8 बिट्स मिलके 8 बाइट बनाएंगे। ठीक है, अगला है कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर उद्योग की बड़ी कंपनी है? माइक्रो प्रोसेसर उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इनमें से? तो 68 का आपका आंसर आ जाएगा C, इंटेल। इंटेल क्या है? माइक्रो प्रोसेसर उद्योग की बड़ी कंपनी है इनमें से। ठीक है, अगला है एक ही समय में सेंट्रल कंप्यूटर के एक से अधिक व्यक्तियों के प्रयोग के लिए क्या आवश्यक होता है? एक ही सेंट्रल कंप्यूटर के एक से अधिक व्यक्तियों के प्रयोग के लिए क्या आवश्यक होता है? तो 69 का आपका आ जाएगा D, टर्मिनल। टर्मिनल के ज़रिए आप सेंट्रल कंप्यूटर से अधिक व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं उसको टर्मिनल के द्वारा। ठीक है, अगला आ जाएगा प्रिंटिंग, ड्राइंग तथा ग्राफ के लिए किस उच्च गुणवत्ता के CAD सिस्टम के प्रयोग की आवश्यकता है? प्रिंटिंग, ड्राइंग तथा ग्राफ के लिए किस उच्च गुणवत्ता के CAD सिस्टम की प्रयोग की आवश्यकता होती है? तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? 70 का आपका आ जाएगा B, डिजिटल प्लॉटर की। किसकी? डिजिटल प्लॉटर की आवश्यकता होती है। अगला है टर्मिनल डैश टर्मिनल कैश रजिस्टर मूलतः जटिल सूची और कंप्यूटर बिक्री प्रणाली से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? जटिल सूची और कंप्यूटर बिक्री प्रणाली से कौन से टर्मिनल जुड़े हुए हैं? तो 71 का आ जाएगा यहाँ पर B, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ये अपन थ्योरी पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, अभी ना इतना हो नहीं पाएगा। पहली बात तो 100 क्वेश्चन अपन को कंप्लीट करने हैं, सेट लगाने हैं। तो हम जब करने पर आएंगे ना अपनी, जो अभी चलिए शुरू हो ही गई अपनी थ्योरी क्लास कंप्यूटर की, तो वहाँ पे सारा क्लियर होता चलेगा। अभी बस आप क्वेश्चन देखो किस टाइप के आते हैं, क्या होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, जितना हो सकता है मैं समझा ही रही हूँ, बाकी जो नहीं हो पा रहा है अभी वो अपन यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं जहाँ डेटा के स्थान समय का कुशलता से प्रयोग होता है? हम स्टोरेज डिवाइस को क्या कहेंगे? उस स्टोरेज डिवाइस को क्या कहेंगे जहां डेटा के स्थान समय का कुशलता से उपयोग होता है, यानी डेटा के समय और स्थान का कुशलता से उपयोग होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो 72 का आ जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। अगला है वायरस का क्या अर्थ होता है? वायरस का अर्थ क्या होता है? तो 73 का आपका आ जाएगा ए, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए, इसका फुल फॉर्म है ये, इसको देख लेना एक बार अच्छे से। अगला है 74, अपने कंप्यूटर को कंप्यूटर हैकर से सुरक्षा देने के लिए आपको टर्न ऑन करना चाहिए। क्या टर्न ऑन कर देना चाहिए? तो 74 का आपका आ जाएगा फायरवॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद एक वायरस को जो अनाधिक ईमेल उपयोगकर्ता की बड़ी संख्या को स्वतंत्र रूप से विस्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या बोलते हैं? 75 का आ जाएगा आपका C, मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। ठीक है, एक वायरस जो अनाधिकृत ईमेल उपयोगकर्ता की बड़ी संख्या को स्वतंत्र रूप से विस्थापित कर देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मैक्रो कहा जाता है। अगला है एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर आक्रमण कर सकता है और एक तरह के कार्यों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए एक जॉक के रूप में संदेशों को पॉपिंग जो कष्टप्रद है तथा खतरनाक है। उदाहरण के लिए फाइलों को हटाने या हार्ड डिस्क को नष्ट कर देता है, तो उसे क्या बोला जाता है? प्रोग्राम है जो 76 का आपका क्या आ जाएगा? D,
कंप्यूटर वायरस, ठीक है, फाइलों को नष्ट कर देता है ये। और इसके लिए फायरवॉल, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, फायरवॉल यूज़ किया जाता है, उसको ऑन कर देते हैं। अगला है मालिशियस सॉफ्टवेयर। एक छोटा नाम बताइए, अर्थात कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संचालन को बाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करता है या कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिक एक्सेस का लाभ उठाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो 77 का यहाँ पर आ जाएगा डी, मालवेयर। क्या बोला जाएगा? मालवेयर। ओके, मालिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर ये है। माल से थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ लेना आप। अगला है खालिस्तान के अर्थ को सत्यापित कीजिए जो संस्था प्रणाली के संसाधनों का उपयोग करने की कोशिश करता है, उसे क्या बोलेंगे आप? ठीक है, खालिस्तान के अर्थ को सत्यापित कीजिए जो संस्था प्रणाली के संसाधनों का उपयोग करने की कोशिश करता है। तो 78 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ, एंटिटी अथेंटिकेशंस। ठीक है, एंटिटी अथेंटिकेशंस होता है ना, आप भी कोई वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो कहते हैं अथेंटिकेशंस हो रहा है, अथेंटिकेशन पहचान की जा रही है, देख रहे हैं कि आप कैसी क्या डिवाइस है आपकी। ठीक है, ये सब देखा जाता है। अगला है उस वायरस का नाम बताइए जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर उनके उपयोग या क्रियान्वित करने में उपयोगकर्ता के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है, तो उसे क्या बोला जाता है? 79 का यहाँ पर आ जाएगा सी, ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस उस वायरस का नाम है जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर उनके उपयोग या क्रियान्वित करने में उपयोगकर्ता के समक्ष उपलब्ध। देखिए करप्ट होती है, आप कोई फाइल आपने लोड करी या एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो वो उसमें प्रॉपर वर्क फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो ये कहलाएगा आपका ट्रोजन हॉर्सेस। अगला है निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लिए थ्रेड है? ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए थ्रेड है, तो इसमें आपका आ जाएगा 80 का डी, उपयुक्त सभी। कौन सा है? ट्रोजन हॉर्सेस, कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर वॉर्म्स। ठीक है, ये सभी थ्रेड हैं इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लिए थ्रेड है। ठीक है, नुकसान कर सकते हैं आपकी पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कंप्यूटर सिस्टम को ओवरटेक करता है जब यह बूट्स और जानकारी को नष्ट करता है? कौन सा वायरस है कंप्यूटर सिस्टम को ओवरटेक कर लेता है जब यह बूट्स और जानकारी को नष्ट करता है? तो 81 का क्या आ जाएगा इसमें? सी, क्या आ जाएगा? स्टील्थ वायरस। ठीक है, सी, स्टील्थ वायरस। अगला है 82, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्रता से सिस्टम में यात्रा करता है तथा कंप्यूटर संप्रेषण को नष्ट कर देता है? ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है जो स्वतंत्रता से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यात्रा करता रहता है और कंप्यूटर संप्रेषण को नष्ट कर देता है? तो 82 का इसमें आ जाएगा सी, इसे वॉर्म बोला जाता है, वॉर्म। ठीक है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? 83 का आ जाएगा आपका ई, क्रीपर। कौन सा? क्रीपर आपका पहला कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, अगला है क्या आ जाएगा इसमें? अगला क्वेश्चन क्या है? MCAFE खालिस्तान एक उदाहरण है किसका? ये देखना है 84 का आपका बी आ जाएगा, एंटीवायरस का। ये एंटीवायरस है, MCAFE एक एंटीवायरस है। अगला है 85 का डैश व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान की हेराफेरी करके आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? आपका 85 का आ जाएगा ई, फिशिंग स्कैम्स। जैसे मछली को फंसाने के लिए दाना डालते हैं फिशिंग के द्वारा, वैसे ही व्यक्तियों से हेराफेरी करते हैं ये लोग। कुछ भी जानकारी बदल के नहीं बोलते हैं आपसे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, OTP आया बताइए, तो क्या कर रहे हैं? दाना ही तो डाल रहे हैं आपको, फिशिंग। तो ऐसे याद कर लेना। अगला है डिजिटल सिग्नेचर में प्राइवेट की का उपयोग खालिस्तान के लिए और पब्लिक की का उपयोग खालिस्तान के लिए होता है। 86 का क्या आ जाएगा आपका? ए, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर
प्राइवेट की का उपयोग इनक्रिप्शन के लिए और पब्लिक की का उपयोग डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक वायरस का एक लक्षण नहीं है। वायरस का एक लक्षण क्या नहीं है? 87 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? 87 का आ जाएगा आपका बी, CD रोम का कार्य ना करना। ये काम नहीं है, CD रोम का कार्य नहीं, क्योंकि उस बिल्कुल भी हेर फेर कुछ भी नहीं हो सकता। अगला देखेंगे 88, लास्ट पेज बचा हुआ है हमारा। कोबोल व्यापक रूप से खालिस्तान एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है। कोबोल व्यापक रूप से डैश एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है, तो 88 का हो जाएगा आपका व्यावसायिक। ठीक है, किसमें? व्यावसायिक एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लेट की तरह विशेष प्रोग्राम बनाने के लिए प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 89 का? ए आ जाएगा, जावा। ठीक है, जावा लैंग्वेज जो है एप्लेट की तरह विशेष प्रोग्राम बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला है आपका C++, जावा, बेसिक और कोबोल डैश लैंग्वेज के उदाहरण है। तो ये कौन से लैंग्वेज होते हैं? 90 का आ जाएगा आपका बी, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। इनके कोर्स भी कराते हैं, C++, जावा, ये सब कोर्सेज भी होते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है प्रोग्राम डिज़ाइनिंग करने के लिए, तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। इसके बाद आएगा फोर्ट्रेन किस वर्ष में पेश किया गया था? फोर्ट्रेन किस वर्ष में प्रयोग किया गया था? तो 91 का आ जाएगा आपका डी, 1957 में। 1957 में जब भी क्या हुआ था? 1857 की हमारी क्रांति हुई थी ना, तो ये 1957 की क्रांति, इसको ऐसे याद रख लेना, वो 1857 या 1957, फोर्ट्रेन। ठीक है, अगला है, कोबोल सरकार द्वारा खालिस्तान वर्ष में पेश किया गया था। कोबोल सरकार द्वारा किस वर्ष में पेश किया गया था? तो 92 का आपका आ जाएगा 1959 में। 1959 में पेश किया गया था। अगला है 93, 4GL चौबा लिखा हुआ है, 4th जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, 4GL आपका 4th जनरेशन लैंग्वेज है। कैसी है तो ये बताना है आपको। 93 का आपका आ जाएगा ए, गैर प्रक्रियात्मक भाषा, गैर प्रक्रियात्मक भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है। तो कौन है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है? तो 94 का आपका आ जाएगा बी, असेंबलर। क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है 95 का, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के लिए उपयुक्त है? कौन सी लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के लिए उपयुक्त है? तो 95 का आ जाएगा आपका डी, पास्कल। क्या आ जाएगा? पास्कल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंपाइलर के साथ निकटतम रूप से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंपाइलर के साथ निकटतम रूप से संबंधित है? तो 96 का आपका आ जाएगा ए, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए अनुवाद। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? निम्नलिखित में से क्या एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? तो वो कौन सी है? 97 का आ जाएगा आपका ई, सी और डी दोनों। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन सी है आपकी? सी और डी, यानी जावा और विजुअल बेसिक। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? निम्नलिखित में से क्या है जो एक शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो 98 का आपका क्या आ जाएगा? सी, जो कि देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है? जावा। ठीक है, जावा। LISP डैश कार्य करने के लिए उपयुक्त है। कौन सा कार्य करने के लिए उपयुक्त है? तो सी आपका आ जाएगा, ए और बी दोनों, संख्यात्मक और अंकगणित। LISP संख्यात्मक और अंकगणित दोनों ही काम करने के लिए उपयुक्त है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, डैश एक गणितीय ओरिएंटेड उच्च हाई लेवल लैंग्वेज है जो अक्सर टाइम शेयरिंग में प्रयोग की जाती है।
कौन सी है जो टाइम शेयरिंग में प्रयोग की जाती है और गणितीय ओरिएंटेड हाई लैंग्वेज है? इसका आंसर है आपका APL। क्या है? APL। ये इसका आंसर हो जाएगा। और लीजिए, हमारे 100 क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं और कर लिए हमने अच्छे से, फटाफट से हो गए हमारे। और आप लोगों के लिए हाँ जो है कंप्यूटर की क्लासेस आई चुकी हैं थ्योरी, तो डेली अटेंड करना। देखो कंप्यूटर इतना कुछ टफ़ नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी-सी टफ़ है और दूसरी चीज़ याद रखने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बार आप अच्छे से बेसिक समझ लोगे ना, और दूसरी चीज़ आप थोड़ा-सा अपने प्रैक्टिकल में उसको लाओगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद ही नहीं करनी पड़ेगी। आप फ़ाइल सेव कर रहे हो Ctrl+S करके, तो आपके हाथों पे वो चढ़ा होगा, दिमाग पे भी चढ़ा होगा कि हाँ, ऐसा होता है। तो आपको अलग से फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो थोड़ा चला लो, भी टाइम भी है। अगर घर में है तो थोड़ा-थोड़ा यूज़ करो उसको, तो क्या है आपके टच में रहेगा, नॉलेज में रहेगा, तो याद हो जाएगा। और नहीं करना है तो फिर ऐसे ही याद करना, क्या कर सकते हैं उसमें, है ना? दोनों ही आपके ऊपर है क्या करना है। अगर प्रैक्टिकल करके करो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर याद याद ही करना पड़ेगा उसको, है ना? तो आज की क्लास कैसी लगी थोड़ा-सा शेयर कीजिएगा, ओके? और इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप्स में, जहाँ पर लगता है कि हाँ भाई, लोग जानना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस वही देखें, सभी देखते हैं ये तो नॉर्मली। स्टेटस पर लगा सकते हो, जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, नहीं आएगा तो नहीं ही देखेगा, ठीक है? तो आप लोग बस अपनी तरफ से सपोर्ट बनाए रखो और कंटेंट अच्छा-अच्छा लेते जाओ, ठीक है? अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।